ये कहानी नहीं है। देखा जाए तो ये एक ऐसी घटना है जो हम लोगों के आसपास रोज घटती है। माँ मैं ठीक हूँ, क्यों चिंता करती हो? तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो, सब ठीक होगा। मिन्नी को बोलो ध्यान देकर पढ़ाई करे, मेडिकल निकालना आसान नहीं है। पता नहीं क्यों मैं तेरी शादी की जिद में रही। पढ़ने में कितनी होशियार थी तू, अब बस ससुराल वालों के ताने झेल रही है। काम्या की शादी गरीबी में हुई थी, पति बीमार थे। सोचा दो दो बेटियों का भार कैसे झेलेंगे। लड़का अच्छा मिल रहा है, बड़ी की शादी कर देते हैं। लेकिन नहीं माँ, ऐसा नहीं है, सब ठीक है। तू पापा का ख्याल रख। हाँ, रखती हूँ फोन। बेटी ससुराल की परेशानी कभी मायके में नहीं बताती। सोचती है क्यों खामखा मायके वालों को परेशान किया जाए। पढ़ने, दिखने और घर के काम में नंबर 1 काम्या को देखकर लोगों को लगता था कि ये लड़की घर वालों का भाग्य और गरीबी बदल कर रख देगी। लेकिन शादी के बाद काम्या का हाल बहुत बुरा हो जाता है। क्या है? तुम्हारी शक्ल देख लो तो सारा दिन खराब जाता है। अरे काम्या, कोई गुण नहीं है तुझ में। पता नहीं किस नक्षत्र में शादी होगी मेरी बेटी की तुझसे। 7 साल में एक सुख नहीं मिला तुझसे। क्या है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? सुबह का टाइम क्यों खराब कर रही हो? ए काम्या, जल्दी से टिफिन पैक कर दे। काम्या ने आज नई साड़ी पहनी थी, पति के लिए व्रत रखा था। लेकिन न सास का ध्यान था न पति का। वो चुपचाप काम में लग जाती है, पति को टिफिन देती है। पति ऑफिस के लिए निकल रहा था कि वो सर पर पल्ला रखकर पति के पैर छूती है। क्या हो गया आज? माँ से फोन पर बतिया रही थी, जाना होगा मायके, तभी मक्खन लगा रही है। पति माँ और बीवी की बात पर ध्यान नहीं देता और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में, अरे यार सुरेश, मैं आज जल्दी घर जाऊंगा क्योंकि आज मेरी मैडम साहिबा ने व्रत रखा है करवा चौथ का। अब ज्यादा देर उसे भूखा तो नहीं रख सकते हैं, तो जरा रात देर तक रुक जाना। सुरेश को तब समझ में आता है कि क्यों काम्या ने उसके पैर छुए। जी सर, मैं रुक जाऊंगा, नो इश्यू। काम्या रात तक पति का इंतजार करती है लेकिन वो नहीं आता। वो भूखी प्यासी सो जाती है। जब पति घर आता है, काम्या, काम्या। काम्या सुबह से भूखी प्यासी, शरीर में जान ही नहीं रहती कि वो कुछ कर सके। चाहते हुए भी हाथ पांव साथ नहीं दे रहे थे। वो उठ ही नहीं पाती अपनी जगह से। सो रही है महारानी घोड़े बेचकर। तो क्यों लेट हो गया आज? अरे वो बॉस को जल्दी घर जाना था इसलिए। माँ तू ही खाना लगा दे, इसको तो चिंता ही नहीं है कि पति भूखा होगा। सुरेश के दिमाग से काम्या का व्रत बिल्कुल उतर चुका था। काम्या की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। घर, सास, पति, बच्चा, वो सबके लिए थी। लेकिन उसके लिए? कब से चिल्ला रही हूँ काम्या, कहाँ है खाना, बना है कि नहीं? क्या माँ, तुम भी अपना ख्याल नहीं रखती हो? काम्या, मेरा सामान पैक कर देना, मैं 2-4 दिन के लिए दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। लेकिन मेरी माँ काफी बीमार है। मैं आपसे बात करने ही वाली थी कि मुझे घर जाना होगा कुछ दिनों के लिए, आप छोड़ आते तो। पति को तो काम्या की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो अपनी मस्ती में मस्त था कि सास बोल पड़ती है, अरे सारा दिन मेरा बेटा बैल की तरह काम करता है और तू आराम से 4 वक्त का खाना खा रही है। आज 2 दिन के लिए कहीं जाने को बोल रहा है तो तुझे बड़ी जल्दी मिर्ची लग गई। नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ कि माँ बीमार है। माँ बीमार है तो क्या हो गया? माँ ने तुझे कितनी बार कहा कि अपना ख्याल रखा करो। काम्या, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम माँ के साथ ही सोना। देखना मेरी माँ को किसी भी चीज की कमी ना हो, समझी? सुनिए ना मेरी माँ। अरे फिर शुरू हो गई तुम। क्या बोला मेरा बेटा? जा उसके कपड़े पैक कर दे। सुना ही नहीं देता क्या? काम्या को पति से बात करनी होती है लेकिन पति का दिमाग उस वक्त काम्या की बातों पर नहीं होता। कुछ दिनों के बाद, माँ अपना ख्याल रखा कर, मैं नहीं आ पाई। वैसे अब क्या हाल है? बेटा, तेरी बहन की शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं लेकिन इतना दहेज मांग रहे हैं कि क्या बोले। पर माँ, वो तो मेडिकल की तैयारी कर रही है ना, उसे तो अगले साल तक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उसकी शादी की जल्दी क्यों कर रही है? तभी माँ के हाथ से बहन फोन छीन लेती है। देखो ना दीदी, मैं माँ को कब से समझा रही हूँ लेकिन माँ है कि नहीं, तू शादी तभी करेगी जब कुछ बन जाएगी। माँ को बोल तेरी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो देख लेंगे, मैं इनसे बात करूंगी। हाँ, यहाँ तो नोटों का पेड़ लग रखा है ना। छुट्टी, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। काम्या फोन रख देती है लेकिन सास की बड़बड़ चालू ही रहती है। तभी काम्या का पति आ जाता है। क्या बात है काव्या, क्या कह रही है माँ? हाँ, कह रही के पैसे बांट रही हो तुम। जानती हो ना पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रही हूँ माँ, तो बस मेरी बात सुनकर बवाल करने लग गई। हाय रे, जो बहू कुछ कहती नहीं थी उसके मुंह से इतनी बड़ी बात।
सास और पति के सामने तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जाना तो जायज था। बोली, ये बोली, वाह, अब तो इसकी भी जबान चलने लगी है। देखो काम्या, अच्छा होगा कि तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता, जो मेरे घर का सारा पैसा अपने मायके में देने का सोच रही हो। और हाँ, बेटा भी लेके जाना। जाओ जाओ जाओ, निकलो। कल तक निकल जाना, समझी? मैं अपने बेटे के लिए दूसरी अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी। काम्या घबरा जाती है, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा मत बोली, मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि। लेकिन सास उसकी एक नहीं सुनती। बोलिए ना माँ, जैसे कि आप गुस्से में बोल रहे थे, प्लीज घर नहीं भेजो, मम्मी पापा दुखी हो जाएंगे। लेकिन पति ने जैसे एक बार फिर उसकी बात नहीं सुनी। अगली सुबह, काम्या, ए काम्या, चाय लेकर आओ। कहाँ हो काम्या? ये ले चाय बेटा। क्या काम्या काम्या चिल्ला रहा है? गई वो सारे अपने गहने लेकर भाग गई मायके। मायके? लेकिन क्यों? अरे याद नहीं तुझे? तूने ही तो रात को कहा था निकलने के लिए। वैसे ना सही किया तूने। मैं तो बहुत पहले से उस भिखारी घर की लड़की को पसंद नहीं करती थी। खैर, खाने में क्या खाएगा? जब तक तेरी दूसरी बीवी नहीं आ जाती मैं ही घर संभालूंगी। पति कुछ सोचता है, फिर काम पर चला जाता है। वो घर आता है तो सामने माँ दिखती है, ना काम्या ना बच्चा, जिस पर आज तक उसे कभी ध्यान ही नहीं दिया था। आज उन लोगों का ना होना उसे काफी खल रहा था। खाना पीना खाकर पति अकेले कमरे में चला जाता है तो सामने उसे काम्या की फोटो दिखती है, शादी की फोटो। वो देख ही रहा था कि माँ आ जाती है। अरे क्या है, फेंक इसे। नई बहू ला रही हूँ ना मैं तेरे लिए। पर माँ, मेरी उम्र तो देख कैसे, और अब बच्चा है मेरा, उसकी जिम्मेदारी। अरे बच्चे तो और हो जाएंगे, कैसी बात कर रहा है तू? ये देख, गांव की मौसी है ना, उनकी दूर की रिश्तेदार की बेटी है, 21 की पूरी हो गई है। गोरी तो देख कितनी है। शादी के लिए हाँ कर दिए इन लोगों ने, और तो और दहेज इतना देंगे कि इसी शहर में तुझे 2 और मकान बनवा दूंगी। बेटा लड़की की फोटो देखता है। नहीं माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये कितनी बच्ची सी लग रही है। माँ, मैं काम्या को नहीं छोड़ सकता। लेकिन माँ नहीं मानती। रोना धोना, बीमारी का बहाना, माँ के आगे बेटे की एक नहीं चलती और वो शादी के लिए मान जाता है। उधर काम्या की बहन डॉक्टर बन जाती है, वो अच्छा कमाने लगती है और काम्या का बच्चा भी पढ़ाई में अव्वल आता है। पूरे शहर में सबसे अच्छे नंबर लाने पर स्कूल से काम्या और उसके पति के पास फोन आता है और वो दोनों को ही स्कूल बुलाते हैं। किसका फोन था? माँ, रोहन के स्कूल से फोन आया है। अव्वल आया है मेरा बेटा पूरे शहर में, मुझे बुलाया है स्कूल वालों ने। तो कहीं नहीं जाएगा, तेरी शादी है 2 दिन में। बेटा शांत हो जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। पर क्या करता, माँ से प्यार भी इतना था कि उनकी बात टाल भी नहीं सकता था। रात होती है, सब सो रहे होते हैं कि अचानक माँ की तबीयत खराब हो जाती है। बेटा बेटा मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, प्लीज डॉक्टर को बुला जल्दी से। किसी तरह माँ को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। इनकी बीमारी का इलाज तो सिर्फ डॉक्टर रीना ही कर सकती है। ये रहा उनका एड्रेस, आप उन्हें दिखाइए अपनी माँ को। बेटा माँ को लेकर डॉक्टर के घर जाता है। जैसे ही बेल बजाता है, अंदर से रोहन आता है। पापा, पापा, माँ, पापा आए हैं। रोहन को देखकर माँ बेटा हैरान हो जाते हैं। अंदर से काम्या आती है। पति और सास को दरवाजे में देखकर सास के पैर छूती है। आप लोग? तुझसे मिलने नहीं आए? सुना है कोई काबिल डॉक्टर रहती है यहाँ। अंदर से काम्या की बहन निकलती है। जी हाँ, मैं हूँ वो काबिल डॉक्टर। तो मुझे देख और जल्दी से बता क्या बीमारी है, बदले में जो फीस होगी दे दूंगी, समझी? मैं पैसे के लिए नहीं, लेकिन डॉक्टर की जिम्मेदारी के लिए आपका इलाज करूंगी। काम्या के पति और माँ को शर्म महसूस होती है। काम्या, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे दूर रहकर भी बच्चे को अच्छे से पाला। तुम जब तक मेरे साथ रही, मैं तुम्हारी कदर नहीं समझ पाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर वापस चलो। माँ को अब मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। काम्या पति की ओर देखती है। माँ के लिए अब भी, आज भी आपको मेरी जरूरत नहीं है। चुप कर, समझे? चिल्लाओ मत। मैं ऐसे लालची और मतलबी लोगों के साथ नहीं रह सकती और ना ही मेरा बेटा रहेगा। तुम तो दूसरी शादी के लिए भी तैयार हो गए हो ना? मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं।
और वैसे भी जब तक तुम्हारे साथ रही तुम्हारी आदत ही तुमने नहीं होने दी। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें भी जरूरत नहीं है। माँ के लिए कोई नौकरानी रख लो या फिर शादी तो कर ही रहे हो। तुम्हारी माँ को जब भी इलाज की जरूरत हो आ जाना। दरवाजा वहां है। बेटी की शादी। रीना अपने पति विनोद और सास गीता के साथ रहा करती थी। रीना और विनोद की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था नूपुर। घर में सभी लोग नूपुर से बहुत प्यार करते थे। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और नूपुर बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन नूपुर कॉलेज से घर आती है, जहां वो अपनी माँ रीना को अपनी दादी से बात करते हुए सुनती है। माँ जी, अपनी नूपुर अब बड़ी हो गई है। मुझे लगता है अब नूपुर के लिए लड़का देखना चाहिए। बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। अगर सही उम्र पर लड़की की शादी हो जाए तो अच्छा ही होता है। कल अपनी नुपुर का बर्थडे है, पहले उसकी तैयारी कर देते हैं। क्या पता अगले साल अपनी नुपुर का जन्मदिन शायद उसके ससुराल में बने। अपनी माँ और दादी की बातें सुनकर नूपुर सीधा अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन नूपुर के जन्मदिन की सारी तैयारियां हो जाती हैं, पर नूपुर अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। जिसके बाद विनोद नूपुर के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ नूपुर बेटा, आज तेरा जन्मदिन है, सब बाहर तेरा केक काटने का इंतजार कर रहे हैं बेटा, और तू है कि यहाँ बैठी है। पापा, मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अरे पर क्यों, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या बेटा? नहीं पापा, किसी से कोई गलती नहीं हुई, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना बोलते ही नूपुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी को रोता देख विनोद भी रो पड़ता है। पापा की आंखों में आंसू देखकर नूपुर कहती है, पापा आप क्यों रो रहे हैं? आपको पता है ना मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। बेटा, जब तू मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरी आंखों में आंसू देख सकता हूँ? तू तो अपने दिल की सारी बात मुझसे करती है, फिर आज क्यों तू अपने दिल की बात नहीं बता रही? पापा की बात सुनकर नूपुर कहती है, पापा मुझे अभी आगे पढ़ना है, नौकरी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। इसलिए मैं उदास हूँ और इसलिए मैं अपना जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहती। बस इतनी सी बात, एक बार बोल कर तो देखती बेटा। अब तो तेरी शादी तब होगी जब तू जॉब करने लगेगी। अब क्या था, नूपुर जो चाहती थी वो उसे मिल गया था। खुशी खुशी नूपुर बाहर आती है, अपना केक काटती है, जिसके बाद सभी लोग हर साल की तरह उसका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अब नूपुर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और नूपुर एक टीचर बन जाती है। अब तो वो शादी के लिए भी तैयार हो जाती है। जिसके बाद विनोद एक अच्छे घर में रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा देता है। शादी होने के बाद नूपुर की विदाई हो रही होती है। तभी नूपुर अपने पापा से कहती है, पापा आप मुझे खुद से दूर मत भेजिए ना, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? और आप भी मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ। क्या करूं बेटा, मजबूर हूं मैं। मुझे तेरी शादी करके तेरा घर भी तो बसाना है, इसीलिए तुझे मैं खुद से दूर कर रहा हूँ। पापा ये विदाई क्यों होती है? बेटा ये तो दुनिया की रीत है, हर बेटी को अपने माँ बाप से एक ना एक दिन जुदा होना ही पड़ता है। देख तो अब ज्यादा रो मत, वरना तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किलों से तेरे पसंद की पार्लर वाली ढूंढी थी तेरी माँ ने। होता है मेकअप खराब तो हो जाने दो। बेटा तुझे अपने ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों का खूब ख्याल रखना है। दामाद जी, अब आप मेरी बेटी को ले जाइए, और हाँ मेरी नूपुर का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अपनी नूपुर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। मैंने हमेशा इसको खुश रखा है, इसे हमेशा खुश रखिएगा, इसकी आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना। विदाई की तैयारियां होने लगती है। नूपुर विदाई के लिए अपने घर से बाहर आती है। तभी वहां पर लड़की का दोस्त और उसका चचेरा भाई खड़े बातें कर रहे होते हैं। अब बस ये जल्दी विदाई करवाए, बहुत भूख लग रही है। एक तो शादी का खाना बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, इसलिए हमने तो खाना भी नहीं खाया। दोस्त तो बिल्कुल सही बोल रहा है, और अरेंजमेंट भी कुछ खास नहीं थी, एकदम सिंपल और सीधी सादी सी। वैसे भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। एक काम करते हैं, विदाई होते ही रास्ते में कहीं किसी होटल या ढाबे में खाना खा लेंगे।
दूल्हे के दोस्त और उसके भाई की ये बातें सभी सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी नूपुर का पति कुछ नहीं बोलता। ये सब देखकर नूपुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सबके सामने उसके पति के भाई और दोस्त उसके पापा की और शादी में की गई तैयारियों की बेइज्जती कर रहे हैं और उसका पति ये सब कुछ चुपचाप सुन रहा है। नूपुर को गुस्सा आ जाता है। बस फिर क्या था। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना इसका क्या मतलब है? नूपुर बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना। और तुम लोग, तुम्हें मेरे पापा की मेहनत पर उंगली उठाने का हक किसने दिया? तुम्हें पता है, रात रात भर जगकर एक एक पैसे जोड़कर अपनी इच्छाओं को मारकर मेरे पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी और उसमें बनाए गए खाने पर लगाई है। हर कोशिश की जिससे किसी को शिकायत का मौका ना मिले। अपनी जिंदगी भर की कमाई शादी में सारी खर्च कर दी। तुम्हें पता भी है कितने दूर दूर से हलवाई मंगवाए थे सिर्फ एक दिन के खाने के लिए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। बस मैं अपने सामने अपने पापा की एक भी बुराई नहीं सह सकती, इसलिए आज ये विदाई नहीं होगी। तभी वहां नूपुर की सास आ जाती है और जब उसको सारी बात पता चलती है तो वो नूपुर से कहती है, बहू, मुझे तुझ पर गर्व है कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली। मेरे लिए मेरी बहू मेरी बेटी समान है। वैसे भी मैं यहाँ से बहू नहीं, बेटी लेकर जा रही हूँ, और मेरे परिवार वालों से जो गलती हुई है इसके लिए तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। इन्हें माफ़ कर दे बेटा। हमें माफ़ कर दीजिए भाभी, हमने जाने अनजाने में आपके दिल को ठेस पहुंचाई, बिना ये सोचे समझे कि एक बेटी का बाप किस तरह से अपनी बेटी की शादी करता है। हमने शादी में किए गए सभी अरेंजमेंट में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। हमें माफ़ कर दीजिए भाभी। नूपुर की ससुराल वाले दिल से नूपुर और उसके घर वालों की माफ़ी मांगते हैं। बेटी, अब तो इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। अब तो विदाई के लिए राजी हो जा। इसके बाद नूपुर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। अब नूपुर भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है और उसके ससुराल वाले भी उसे बेटी की तरह प्यार करते हैं। जब बेटे की शादी की उम्र निकल रही हो और कोई लड़की ना मिले तो टेढ़ी से टेढ़ी माओ की अकड़ निकल जाती है। पर ऐसे में भी ऐसी कई औरतें होती हैं जिनकी ऐंठ में जरा भी कमी नहीं आती। कुछ ऐसे ही स्वभाव की थी अर्चना भी, जो अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर करके बावली हुई पड़ी थी। और एक दिन भगवान की कृपा से उसे अपने बेटे के लिए अपने मन मुताबिक लड़की मिल ही जाती है और नितेश का रिश्ता रमा से तय हो जाता है। मंदिर से अपने घर की ओर लौटती अर्चना को उसकी कुछ सहेलियां टोकते हुए कहती है, चढ़ा दिया प्रसाद भगवान को। चढ़ाएगी क्यों ना, भगवान ने इसकी सुन जो ली। अब क्या अर्चना, अब तो तू बन गई सास। पर इसने भी लड़की को ढूंढने के लिए कम मेहनत नहीं की। वैसे सुना है काफी सुंदर और सभ्य लड़की मिली है तुझे। वैसे रिश्ता मिला कहाँ से और कैसे? पागल है क्या? मैं क्यों ढूंढने लगी कोई रिश्ता? वो तो मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जो अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की की तलाश में है, इसलिए जरा खोजबीन करनी पड़ती है कि कहीं कोई अच्छी लड़की दिख गई तो लड़के वालों को बता दूं। मुझे क्या फायदा, बस यही ना कि किसी लड़की का घर बस जाए। मैं तो बस दुआएं कमाने में विश्वास रखती हूँ नीलिमा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, वरना मेरे नीतीश के लिए तो 72 रिश्तों की लाइन लगी पड़ी थी, पर हम ही सभी को छाट रहे थे। फिर आया रमा का रिश्ता। हाँ, नीतीश को देखकर तो नीलिमा पूछी मत, उसके परिवार वाले हमारे पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ गए कि नहीं भाई, रमा की शादी होगी तो नीतीश से ही। कितनी बार हमने आनाकानी की कि भाई अभी नहीं करना रिश्ता, पर फिर नीतीश ने कहा कि कर लेता हूँ मम्मी, किसी लड़की का भलाई हो जाएगा और एक काम भी खत्म होगा। तो बस लड़की वालों पर एक एहसान समझकर हमने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ये कहकर मंदिर के बाहर से अर्चना अपने घर के लिए निकल जाती है। बाप रे बाप, नाटक देखा इसका। खुद लड़की वालों के पैरों में गिरकर रिश्ता पक्का करके आई होगी और दिखावा तो ऐसे कर रही है जैसे इसका बेटा कोई कलेक्टर बाबू है। एक बार बहू को तो घर आने दे, उसके सामने अगर इसकी ऐसी ही हरकतें रही तो इसकी बहू तो इसकी होठ सीती ही दिखेगी। आजकल चुप रहने वाली सासों को तो बहुएं बर्दाश्त नहीं करती, तो इस फटे हुए बाजी की तरह 24 घंटे बजने वाली सास को कौन ही बर्दाश्त करेगा। और कुछ इसी तरह पूरे मोहल्ले में अपनी तारीफ करती हुई फिर रही थी अर्चना।
और जैसी अर्चना थी उससे बढ़कर थी उसकी बेटी नेहा, जिसे अभी से ही अपने भाई के अपनी भाभी के हाथ में जाने की टेंशन होने लगी थी। 2 दिन बचे हैं शादी को। मैं कह रही हूँ कि एक बार ठोक बजा कर फिर से चेक कर लो मम्मी। ऐसी बहू मत ले आना जो तेरे सर पर बैठ कर नाचे। जैसा कि तू मुझे जानती नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि कब रस्सी ढीली छोड़नी है और कब कसनी है। और 2 दिन के बाद वो दिन आ ही जाता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। फाइनली नितिश वॉज गेटिंग मैरिड टू रमा। नितिश दिल्ली की तरह सजकर मैरिज हॉल में पहुंचता है। स्टेज पर नितिश को आकर बैठे 10 मिनट भी नहीं होते कि फट से नेहा कहती है, ऐसा कौन सा मेकअप करवाने गई है भाभी? इतनी देर कौन करता है आने में? जो लड़की फेरों से पहले से ही अपने पति को इंतजार करवाने लगे, वो फेरे के बाद न जाने क्या क्या करवाएगी, भगवान ही जाने। तू तो स्टेज पर ही अपने पति के पहले ही आकर बैठ जाना, ठीक है? मत करवाना उसे इंतजार। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी ना भैया, वरना मुझे क्या, बैठे रहो यहीं। ये कहकर नेहा गुस्से से स्टेज से नीचे उतर जाती है और लोगों के बीच अपनी होने वाली भाभी की चुगली करने लगती है। मानना पड़ेगा, तैयारियां तो बड़ी शानदार है। लग रहा है किसी मोटी करोड़पति पार्टी की शादी है। लड़की वालों ने काफी खर्चा कर दिया, नहीं नीलिमा? वो लोग जिनके खुद खाने के लाले पड़े हैं, वो करेंगे शादी की तैयारी। भाभी के पापा ने तो बातचीत के वक्त ही कह दिया था, हमारे पास बस कन्या कलश है, और 11 रुपये देकर नेक कर दिया था। ये सारी तैयारी तो हमने करवाई है। लड़की वालों के पास तो खुद के खाने के भी पैसे नहीं है, उनसे हम क्या ही मांगते आंटी जी। पर अब तो उनसे हमारा रिश्ता जुड़ गया है, उनकी चादर उगाड़ेंगे तो इज्जत तो हमारी ही जाएगी। बात तो सही कही तूने बेटा। वैसे तू जा स्टेज पर, नितिश अकेला है, यहाँ वहाँ कहाँ घूम रही है? किसी को अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी ना आंटी। मेरा भाई तो अभी से उसका हो गया है। भैया तो हमारा भोला भंडारी है। बचपन में ना इसी तरह हमारी चाची जी की बातों में आ जाता था, और चाची जब इसे गिराकर एक टॉफी दे देती तब आकर मम्मी के पास रोता था। स्टेज पर थी मैं भी, तो भैया ने मुझे 2 बातें सुना दी। इसे लग रहा है कि आने वाली पत्नी न जाने कितनी सारी खुशियां लेकर आएगी। पर इसे क्या पता, आज की लड़कियां 2 दिन में फुर्र हो जाती है। उस पर इतनी जान छिड़क रहा है, फिर रोता फिरेगा। अब हम करें तो क्या करें, हम तो कहीं नहीं जा सकते। हाँ हाँ बेटा, घर में तो ऐसी बातें होती रहती है, तो मन छोटा मत कर। और इतने ताने बाने के बीच होती है रमा और नितिश की शादी। अब आप ही सोच लीजिए, जिस लड़की ने अभी तक फेरे भी नहीं लिए, उसके आने के पहले ही इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तो उसकी बहू बनने के बाद तो उस पर कैसा पहाड़ टूटेगा। गृह प्रवेश कर रमा अपने ससुराल आ जाती है। अभी कपड़े मत बदल लेना बहू। हमारे यहाँ पहले बहू घर के कुल देवता की पूजा करती है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेती है, उसके बाद ही अपने कमरे में सोने जा सकती है। रमा भगवान की पूजा करके जैसे ही पलटती है, उसके लहंगे का दुपट्टा दिए के करीब आ जाता है। ध्यान से रमा, अभी तुम्हारा लहंगा जल जाता। अरे भैया, लहंगे पर ध्यान क्यों देंगी भाभी? जब लहंगा लेने में खर्च भैया ने किया है तो अपने मायके का लहंगा होता ना, तो ऐसी लापरवाही नहीं करती। लड़कियों का भी ना अच्छा है, शादी के पहले ही पति से बातें करने लगो और उससे अपना मेकअप, कपड़े और बाकी खर्चों के पैसे ले लो। वैसे शादी के पहले तो आपके बाल कर्ली थे ना भाभी, और अभी स्ट्रेटन है। हाँ, भैया ने दिए होंगे पैसे। ये क्या बदतमीजी है नया? सभी मेहमानों के सामने अपनी भाभी की इंसल्ट करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? कायदे में तुमसे बड़ी है वो, माफी मांगो उनसे। बाप रे, इतना षड्यंत्र! भाभी अभी तो घर में आकर खड़ी हुई हो और भैया को मेरे खिलाफ कर दिया। देख लो मम्मी, तुम्हें चाहिए थी ना बेटी जैसी बहू, मिल गई ना। अब मम्मी जी को क्यों बीच में ला रही है दीदी? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि मैं बेटी लाऊंगी, मुझे क्या पता था कि बहू तो बहू होती है। नेहा तो नादान है, कुछ भी कह रही है। उसके पीछे तुम भी शुरू हो जाओगी क्या? यही संस्कार लेकर आई हो बहू मायके से। शादी के पहले ही दिन रमा के ससुराल का माहौल बिगड़ जाता है। वो बेचारी चुपचाप सारी रस्में पूरी कर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह रमा सभी के लिए नाश्ता तैयार कर टेबल पर लगाती है। यह क्या बहू, तूने अपने ससुर जी को सुबह सुबह मिठाई दे दी? उन्हें शुगर है, तू यही चाहती है ना कि उन्हें कुछ हो जाए और मैं विधवा हो जाऊं। कहाँ सोचा था कि एक बेटी लेकर आऊंगी, पर नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि पापा जी को शुगर है।
शादी के पहले जब रात 2-2 बजे तक नीतीश से बातें करती थी तो इस बारे में भी बात कर लेती बहू। पर तूने तो हमें अपने माता पिता के समान माना ही नहीं। तू क्यों जानना चाहेगी हमारी मेडिकल हिस्ट्री? छोड़िए जी, मैं अभी आपके लिए दूसरा खाना बना देती हूँ। दूसरे दिन रमा अपने पति के कबर्ड की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसका ध्यान कमरे के पर्दों पर पड़ता है। नीतीश, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम ये पर्दे बदल ले। आज के जमाने में ये रंग बिरंगी लाल पीले पर्दे कौन लगाता है? पेस्टल कलर्स के पर्दे रहते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है रमा। अब ये कमरा तुम्हारा भी है, जो चाहे करो। और कुछ जरूरत हो तो मुझे जरूर बोलना। तुम अकेले सब कुछ करो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और रमा पर्दे वाले को कॉल कर अपने पसंद के पर्दे मंगवा लेती है। दरवाजे पर पर्दे वाले के स्टाफ को देखकर अर्चना कहती है, ये भोला पर्दे वाला हमारे घर पर्दे लेकर क्यों आया है? किसने बुलाया है तुम्हें? जाओ जाओ, हमें कोई पर्दे नहीं लेना। शादी में पहले इतने खर्चे हो रखे और ये पर्दे बेचने आ गया। इन्हें मैंने बुलाया मम्मी जी, वो मैंने हमारे कमरे के लिए पर्दे मंगवाए हैं। मम्मी जी, आपकी कमरे के पर्दे भी बदलवा दूं क्या? एक बात कह देती हूँ बहू, हमारे घर में सब कुछ वैसा ही चलते आया है जैसा मैंने चाहा है। जब तक नीतीश की दादी जिंदा थी इस घर में उनकी मर्जी की चलती थी। उनके सामने मैंने कभी भी अपने मन की चलाने की सोची भी नहीं। और अभी तो तुझे आए एक दिन भी नहीं हुआ कि तू अपने मन की चलाने लगी। कितने मन से मैंने अपने बेटे के कमरे को सजाया था, उसमें भी तो बदलाव करने लगी। एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? मुझे तो लगा था कि तुम हमारे घर का एक हिस्सा बनोगी, पर तुमने तो मुझे हटाकर अपनी जगह बनाने की सोच ली है। मैंने इनसे पूछा था मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि ये बात आपको इतनी बुरी लग जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आई एम सो सॉरी। सही बात है, क्यों ही तुम पूछना चाहोगी मुझसे? हैं? सासू हूं ना, माँ नहीं। अगर तू मेरी बेटी होती ना तो मुझसे बिना पूछे इस घर में बदलाव करने का सोचती भी नहीं। आज तक मम्मी से बिना पूछे मैंने क्लिप भी नहीं ली और आपने पर्दे मंगवा लिए। बुरा तो मम्मी को लगेगा ही ना भाभी। भैया, आप ये पर्दे वापस ले जाइए, हमें कोई पर्दे नहीं चाहिए। अपनी सास की बात सुनने के बाद फिर रमा अपने ससुराल का एक दिन का भी इधर से उधर नहीं करती। जो काम करती अपनी सास से पूछ कर ही करती। पर अर्चना को फिर भी कहाँ चैन आने वाला था। रमा घर के सारे कपड़े मशीन में धो रही होती है, तभी वहाँ अर्चना से मिलने काजल और नीलिमा आते हैं। और कैसी है तू? बढ़िया ना? देखती हूँ मैं अपने बालकनी से, जब देखो रमा काम ही करती रहती है। बहुत ही कमेरी बहू लाई है तू, वरना आजकल की बहू सास ससुर को 2 रोटी डालना भी नहीं चाहती। सब दिखावे का है नीलिमा, सब दिखावे का। घर में करेंगे नहीं एक काम और बाहर सबको बोलेंगे मैंने मम्मी जी के लिए शुगर फ्री खाना बनाना शुरू कर दिया, कहीं उन्हें शुगर ना हो जाए। कल को ये हमें ना हवा और पानी पर जिंदा ना रखने लगे। अभी तू ही देख ले, घर में इतना बिजली का बिल आता है, उसके बाद भी मशीन में कपड़े धो रही है। अरे भाई, बेटी होती तो ऐसे खर्चे ना बढ़ाती। मुश्किल से हम 5 लोग हैं, कपड़े होते ही कितने हैं, हाथ से भी तो धो सकती है। पर नहीं जी, पति के पैसे है तो खर्च करो। इन्हीं चीजों से तो पता चलता है बेटी और बहू का फर्क। ये बहू है ना, कभी बेटी नहीं बन सकती। रमा कितनी भी कोशिश करती, कभी उसे उसकी ननद तो कभी उसकी सास ताने पर ताने देती रहती। पहले तो रमा को अपनी सास के लिए बहुत बुरा लगता है, पर अपनी सास की अपनी सहेलियों से ऐसी बातचीत सुनकर वो समझ जाती है कि ये सब उसकी सास का ड्रामा है। और इस बार रमा अपनी सास को सबक सिखाने का ठान लेती है। मम्मी जी को एक बेटी पाने की इच्छा थी ना, उन्हें मुझ जैसी बुरी बहू नहीं चाहिए, तो अब मैं उनकी बेटी ही बनकर दिखाऊंगी। और अगली सुबह रमा 10 बजे तक उठती नहीं। नीतीश बुरी तरह परेशान हो जाता है और उसे हिला हिलाकर उठाने की कोशिश करता है। बेबी, क्या हो गया तुम्हें? इतनी देर तो तुम सोती नहीं। मेरी फाइल भी नहीं मिल रही, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कहाँ रखी है फाइल तुमने? मुझे क्या पता नीतीश, मुझे सोने दो। मैं आज से मम्मी जी की बेटी बनी हूँ, मैं वही काम करूंगी जो नेहा दीदी करती है। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हे भगवान, अब इस लड़की को क्या हो गया? तुम्हें मम्मी की बेटी बनना है तो बनो, पर कम से कम मेरी बहन तो मत बनो। इन लोगों के चक्कर में मैं क्यों फंस जाता हूँ? रमा आराम से 11 बजे उठने के बाद डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। मम्मी, खाना। और जाने मन, कैसे हो? तुमने कुछ खाया? नहीं? ओहो, मम्मी ने कुछ बनाया ही नहीं। मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। ये सब क्या है भाभी? एक तो आप 10 बजे उठी है
और उठने के बाद घर का काम ना करके आप खाना ऑर्डर कर रही है। मेरे भाई के पैसों को कितना बर्बाद करोगी आप? तुम तो हमेशा चाहती थी ना कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी बहन की तरह तुम्हारे साथ रहे, पर मम्मी जी हमेशा चाहती थी कि उन्हें बहू नहीं बेटी मिले, तो मैं बेटी बनने की कोशिश कर रही हूँ नेहा, और कुछ नहीं। रमा खाना ऑर्डर करती है और आए हुए पार्सल को हॉल में टीवी देखते ही खाना शुरू कर देती है। ये क्या हो गया है बहू, सुबह से अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही है? तुमने भी इसे कम नहीं सताया, अब ये कभी ना कभी तो बोलेगी ही। तुम्हें बेटी चाहिए थी तो अब तुम्हें बेटी बनकर दिखा रही है। अच्छे से ठीक करना आता है ऐसी लड़कियों को मुझे, तुम बीच में मत बोलो वरना तुम्हें भी ठीक कर दूंगी। नाश्ता कर रमा फ्रेश होने चली जाती है और कमरे से बिल्कुल नेहा के जैसे जीन्स टॉप पहनकर बाहर आती है, जिसे देखते ही अर्चना की आंखें फट जाती है। मम्मी, मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझे कॉल करके मुझे मिलने बुला रही हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ओके बाय। इससे पहले कि अर्चना कुछ कहती, रमा फौरन घर से बाहर निकल जाती है। आने दे नीतीश को, अच्छे से खबर लगाएगी इसकी। छोड़ नेहा बेटा, चल हम दोनों मिलकर ना कुछ खाने को बना लेते हैं, सुबह से हमने नाश्ता भी नहीं किया। मैं क्यों बहू लाई थी मम्मी, जब मुझसे ही काम करवाना था? तो ऐसे भी शादी के बाद तो जिस घर जाऊंगी वहां दिन रात मुझे काम करना ही होगा। वैसे ना मेरे फ्रेंड्स का भी कॉल आया था, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ओके बाय। बर्तन, कपड़ा, खाना, झाड़ू, पोछा, साफ सफाई, सारा का सारा काम अकेले अर्चना को करना पड़ता है। ये कहाँ फंस गई मैं, पहले तो घर में काम वाली भी थी, बहू के आने के एक दिन पहले ही सारी काम वालियों को हटा दिया मैंने, और अब बहू है कि मेरी बेटी बनने की जिद ठाने बैठी है। इतना सारा काम भी अकेले आदमी कैसे करे? और तभी नीलिमा और काजल वहां आते हैं और अर्चना को बर्तन धोता देख लेते हैं। सभी के घर की बातें बनाती थी तू, आज देख ले अपनी हालत। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, अपनी जबान पर जरा लगाम लगा कर रखना, लोगों को इतनी उंगली करेगी तो यही होगा ना। तेरी खुद की बेटी तुझसे संभलती नहीं और तू दिन भर बहू को ताने देती रहती है कि मैं तो बेटी लाना चाहती थी, बेटी लाना चाहती थी। ले, बन गई वो तेरी बेटी। नीलिमा ठीक कह रही है अर्चना, तेरी बेटी पर तो काम का प्रेशर आया ही नहीं, ना ही तेरे पति पर। सबकी जिंदगी तो जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, सारा काम तो तेरे सर पर आ गया ना। दो मीठी बोली बोलकर अगर इस काम से बच सकती है तो बच जा, मैं तो यही सलाह दूंगी तुझे। शाम को जब नेहा और रमा एक साथ घर आते हैं, तू अपनी हरकतों में बदलाव ला, समझी नेहा? तेरे साथ रह रहकर बेचारी तेरी भाभी पर भी तेरी संगति का असर पड़ने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा था, बहू की जगह कोई नहीं ले सकता। बहू तो बहू होती है और बेटी बेटी। बेटी बहू सबकी अपनी ही जरूरत और इज्जत होती है एक परिवार में, है कि नहीं रमा बहू? जब भगवान ने मुझे नेहा बेटी दे ही दी थी तो मुझे बहू में बेटी क्यों चाहिए पता नहीं। खैर मैंने आटा निकाल दिया है, तो रात के खाने की तैयारी कर ले। हाँ बहू? जी मम्मी जी। कभी कभी चुप रहकर काम हो जाए तो चुप ही रह लेना चाहिए। रमा की बेटी बनते ही जैसे अर्चना पर घर का सारा काम आ जाता है, 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसे बहू बेटी में फर्क दिखने लग जाता है और वो घर के काम से तौबा तौबा कर लेती है। और काम से बचने के लिए अपना दिमाग लगाती हुई अर्चना अपनी बहू से रिश्ता ठीक कर लेती है।